नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। जैसा कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 9 का टॉपिक नंबर 7, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन को पढ़ने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 को, जिसमें को मैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन को जीआई करके बोलूंगी क्योंकि इसे जीआई कहते हैं। तो जीआई की जो टैगलाइन है वो क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये आता है एग्जाम में, इसको इंग्लिश में भी जान लीजिए, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। कई बार पूछ भी लेते हैं। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो आपका लोगो है वो ये है, आप देख पा रहे हैं इमेज में। तो आपको जितनी भी पढ़ाई होगी वो यूजीसी नेट सिलेबस से स्टिक करके हम करने वाले हैं और इसको पढ़ने के बाद आप नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ साथ, फिर आप एमसीक्यू को भी टच करिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड होने वाली है। चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। यहाँ तक आ गए हैं तो आपने सिलेबस देख लिया होगा। इससे पहले हमने लॉ ऑफ ट्रेडमार्क को किया था। तो ट्रेडमार्क और प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन थोड़े सिमिलर हैं, तो आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हम शुरू करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन से। तो आप पढ़ पा रहे होंगे प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो मार्जिनल नोट है ना, ये किस आर्टिकल में दिया गया है और किस एग्रीमेंट से लिया गया है, ये अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए। नहीं पता है तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए समझते हैं कि ये जो वर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जिसे हम जीआई बोलने वाले हैं या जिसे हम जीआई बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन से अगर हम समझे तो कह रहा है कि किसी प्लेस की जियोग्राफी को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या इंडिकेशन मिलेगा? तो कहते हैं, मान लेते हैं आपके पास कोई गुड है, उस गुड्स पे कोई साइन बना हुआ है, तो वो गुड्स क्या रिजेंबल करते हैं? किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहे हो या इंडिकेट कर रहे हो। और जिस भी ओरिजिन को ये इंडिकेट कर रहे हैं उस गुड्स में उनकी कुछ क्वालिटीज हो, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उनकी कुछ रेपुटेशंस हो, उसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसे पढ़ के समझते हैं। तो लिखा हुआ है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन गुड्स, किसी गुड्स पे यूज हो रहे हैं, एंड दैट गुड्स हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड दैट गुड्स possess qualities, reputation, characteristics that are essentially attributable to that place of origin। तो हम उस गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसकी रेपुटेशन से, उसकी क्वालिटी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये किसी प्लेस से ओरिजिनेटेड है। तो उस प्लेस के बारे में हमें वो साइन बताएगा जो उस गुड्स पे बने होते हैं। जैसे अगर आप बनारसी सिल्क साड़ी को देखेंगे तो जो प्योर बनारसी सिल्क साड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें जो भी कारीगरी की गई होती है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी होती है। तो अगर आप पहली बार में उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये बनारस की सिल्क की साड़ियाँ हैं। ऐसे मैसूर का सिल्क आता है, उसे भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट होता है और आपको देखते ही पता चलेगा कि ये कहीं और का नहीं बल्कि मैसूर की सिल्क है। ऐसे कोल्हापुरी चप्पल के बारे में सुना होगा, दार्जिलिंग की टी के बारे में सुना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गुड्स हैं जिनके माध्यम से आप स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन का पता लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा साइन जो इंडिकेट करता है कि कोई सर्टेन प्रोडक्ट जो ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, किसी पर्टिकुलर प्लेस से, और उस प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी ऐसी एट्रीब्यूटेड है जिससे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि ये किस जियोग्राफी से बिलोंग करता है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन में बोलते हैं कि जो एक्ट है हमारा 1999 का, उसका सेक्शन नंबर 21E एक डेफिनेशन बताता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। इसे दो पार्ट्स में पढ़ना होगा। पहला पार्ट्स बात करता है उन गुड्स का जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, दूसरा पार्ट्स बात करता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। तो कहते हैं कि देखो भैया, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ये इंडिकेशन दे रहा है किसके रिगार्डिंग? गुड्स के रिगार्डिंग, गुड्स के रिलेशंस में इंडिकेशन देता है। वो गुड्स कैसे हो सकते हैं? तो तीन तरीके के गुड्स बताए गए हैं। पहला एग्रीकल्चरल गुड, दूसरा नेचुरल गुड्स और तीसरा आपका आता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो कहते हैं कि ये तीन तरीके के गुड्स होते हैं और ये गुड्स क्या हो रहे हैं? या तो ओरिजिनेट हो रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस से या उसी
प्लेस पे इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो प्लेस के रिगार्डिंग ये क्या बोलते हैं, टेरिटरी ऑफ ए कंट्री या कोई लोकेलिटी या कोई रीजन जो कि वहां से जिस गुड्स को ओरिजिन किया जा रहा है उस गुड्स में उस प्लेस की कुछ क्वालिटीज हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ रेपुटेशन हो, जिनके माध्यम से ये इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ ये गुड इस फला फला प्लेस पे बिलोंग करता है। जैसे आपने सुना होगा लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको चिकन की कढ़ाई मिलती है। तो चिकन की कढ़ाई से लखनऊ फेमस है। लखनऊ में वहाँ पे आपको हर जगह चिकन की कढ़ाई के सूट साड़ियाँ मिलती हैं। तो आप जब कहीं पे भी चिकन के सूट की कोई पहन के घूम रहा होगा तो आप पता कर लोगे भाई ये ना लखनऊ में होता है, लखनऊ इसके लिए प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि वेयर अ गिवन क्वालिटी रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच गुड्स, मतलब उस गुड्स में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन, जिससे आप उसके जियोग्राफिकल ओरिजिन का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं, उसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। तो ये नेचुरल गुड्स के बारे में बात हो गई या ये उन गुड्स के बारे में बात हो रही है जो ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब बात होती है मैन्युफैक्चर्ड की। तो कहते हैं मान लो कुछ गुड्स हैं जिनको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, बनाने में मान लेते हैं उसका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है उन गुड्स का। तो हम कहते हैं कि भैया जिस भी प्लेस पे उन गुड्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, उस टेरिटरी, उस रीजन, उस लोकेलिटी को भी हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन मानेंगे। समझ में आई ये बात? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिलेशन टू गुड्स होते हैं। गुड्स 3 तरीके के बताए गए, बोल रहे हैं या तो वो ओरिजिनेट हो रहा हो या तो वो मैन्युफैक्चर हो रहा हो किसी भी टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में, या किसी ओरिजिन, किसी रीजन, लोकेलिटी, एरिया, कहीं पे भी हो रहा है, और उस गुड्स में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेपुटेशंस हैं, क्वालिटीज हैं जो प्लेस के बारे में इंडिकेशंस देते हैं, उसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। कहते हैं अगर गुड्स को आप कहीं मैन्युफैक्चर करा रहे हो, प्रोसेस करा रहे हो, प्रोड्यूस करा रहे हो, प्रिपेयर करा रहे हो, तो उस प्लेस को भी हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर मान के चलेंगे। समझ में आई बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन अभी भी कंटिन्यू रहेगा। कहते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मेनली एग्रीकल्चरल, नेचुरल या आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए होता है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो भी होता है उसमें भी जीआई मिलता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन आर वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ आईपीआर। तो जब हम आईपीआर पढ़ते हैं, ये बताना मैं भूल गई, जब हम आईपीआर पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे कॉपीराइट पढ़ रहे होते हैं, बाकी भी 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं जिसमें आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आता है, जीआई आता है, पेटेंट आता है और ट्रेडमार्क आता है। तो जीआई क्या है? ये भी एक तरीके का आईपीआर है जो कि क्या बताता है, विच आइडेंटिफाई गुड्स, की गुड्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, किस रिस्पेक्टिव टेरिटरी ऑफ द कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, किस रीजन से हैं, किस लोकेलिटी से हैं, ये बताते हैं। और उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके रेपुटेशंस के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। अगर आपने पश्मीना, कश्मीरी पश्मीना की शॉल के बारे में सुना होगा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कश्मीर के बारे में बता रहा है। फिर मैसूर का सिल्क मैंने आपको बताया तो मैसूर के बारे में है। बनारसी सिल्क साड़ी की बात हो रही तो बनारस के बारे में आ जा रहा है। लखनऊ के बारे में जब बात हो रही तो चिकन की कढ़ाई की कुर्तियाँ आ जाती हैं या साड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये क्या बता रहे हैं आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स उस गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्लेस को, एक पर्टिकुलर जियोग्राफी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ तक आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 फंक्शंस भी बताए गए हैं कि ये जो जीआई होता है इसके माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो गुड्स को। कैसे करोगे? कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन से ओरिजिनेट हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द गुड्स एज टू द ओरिजिन ऑफ द प्लेस और लोकेलिटी। सेकेंडली बोलते हैं कि कंज्यूमर, दे सजेस्ट द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर्स को सजेस्ट करते हैं कि ये गुड्स कहाँ से आते हैं, इसमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या रेपुटेशन, वही सारी बात को फिर से कैटेगराइज कर दिया गया। ये प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है? गुड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। पर्टिकुलर रीजन के जो गुड्स हैं उनको उनके जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रमोट कर रहा है कि भैया हाँ ये फला फला जगह से बिलोंग कर रहा है। अब इसकी जब डिमांड होगी इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए उन प्रोड्यूसर्स का भी प्रमोशन एक तरीके से हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप
साउथ साइड में जाके रहते हो इंडिया के, तो वहाँ पे आपके पास जब भी आप ऑफिस जा रही हैं तो आप चिकन की कढ़ाई की कुर्तियाँ पहन रही हैं, तो एक तरीके से लोग पूछेंगे ना कि यार इसमें जो कारीगरी है ये तो बड़ी प्यारी है। तो आप वहाँ पे बताओगे कि हाँ ये मैंने लखनऊ से लिया था, लखनऊ इज़ फेमस फॉर दिस एंड दैट। तो उससे क्या हो रहा है कि जो उस रीजन के प्रोड्यूसर्स हैं उनको आप प्रमोट कर रहे हो। तो जीआई के माध्यम से भी यही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कि देखो भैया जीआई अगर आपको मिल गया तो ये इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करता है, पहली बात। दूसरा बात, जो अनऑथराइज पर्सन्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स को मिसयूज ना करें, मतलब मिसयूज ऑफ जियोग्राफिकल सिग्नल्स को एक्सक्लूड करने के लिए और कंज्यूमर्स को फ्रॉड से बचाने के लिए जीआई होता है। प्रमोटिंग इंडियन जियोग्राफिकल बियरिंग गुड्स इन द एक्सपोर्ट मार्केट, तो बाहर के मार्केट में भी इसको प्रमोट करने के लिए आपका जीआई मदद करता है। ठीक है, फिर बोलते हैं रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल साइन की बात कर रहे हैं तो कहते हैं देखो भाई, अगर आप अपने जीआई को रजिस्टर करा लो तब तो ज़्यादा अच्छा है, तब वो आप सेफ हो जाते हैं, अदरवाइज उसमें इन्फ्रिंजमेंट के चांसेस होते हैं। और फिर अगर आपका जीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोई भी डैमेजेस या कोई भी रेमेडी सीख नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं अ रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल साइन prohibits in any way the use of geographical ensign which indicates the designation or representation of the goods, that such goods originate in geographic area. Connection between the goods and place becomes so much recognized that any reference to the place remind those specific goods. तो कहते हैं कि जो कनेक्शन है गुड्स के बीच में और प्लेस के बीच में वो इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो जाता है कि जैसे आप नाम लोगे उस प्रोडक्ट का या उस प्लेस का तो आपको वहाँ के इस चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने ट्रेडमार्क वाले वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था ठग्गू के लड्डू के बारे में। तो मैं ऐसा करते हैं हम लोग कि जो हमारे कानपुर के फ्रेंड्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनसे बोलते हैं भाई तुम कानपुर के हो, तुमने हमें कभी ठग्गू के लड्डू नहीं खिलाया। मतलब कानपुर का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है, ठग्गू के लड्डू आते हैं। ठग्गू का लड्डू नाम लेते ही क्या दिमाग में आएगा, कानपुर आएगा। तो वैसे यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी गुड्स की बात कर रहे हैं, जैसे बनारसी सिल्क साड़ी की बात हो रही है, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा आप कहाँ से हैं, मैं बोलूँ मैं बनारस से हूँ। यार बनारस में सिल्क की साड़ियाँ तो कितनी पॉपुलर होती है, तो मेरे लिए लेकर नहीं आई, चलो अगली बार लेकर आना। तो ऐसा होता है ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स और गुड्स में इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी हो जाता है, इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं लोग कि जगह के नाम से उस प्रोडक्ट के बारे में बातें होती हैं कि आप उस जगह से हो तो वहाँ का तो ये चीज़ फेमस है। तो आप किस जगह से हो और आपके यहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है, किसको जीआई टैग मिला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन लॉ क्या है जीआई के लिए, तो कहते हैं देखो इंडिया में बोलते हैं सुई जेनरिस सिस्टम है ऑफ लेजिस्लेशन। सुई जेनरिस का मतलब होता है यूनिक तरीके का। तो सुई जेनरिस कैन बी टर्म्ड ऑफ इट्स ओन काइंड, ये इन्वॉल्व करता है उन लॉज को जिनको हम नेशनली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कहते हैं जो इंडिया में जीआई का लेजिस्लेशन है ना वो सुई जेनरिस सिस्टम है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये सिक्योरिटी के लिए भी है और पर्टिकुलर प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो प्रोटेक्शन एज वेल इन पर्टिकुलर, तो कहते हैं कि जीआई सिक्योरिटी एज वेल एज जीआई प्रोटेक्शन इन पर्टिकुलर के लिए जो भी लेजिस्लेशन है वो सुई जेनरिस सिस्टम का है, मतलब ये यूनिक काइंड का है। तो जो भी लॉज हैं रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ जीआई वो क्या है, उसमें आपको पढ़ने को मिलता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। देखो 99 से पहले, मतलब 1999 से पहले हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रिगार्डिंग हो। 99 में ये लॉ आता है, इसको इन्फोर्स करते हैं हम लोग 15 सितंबर 2003 में। 2002 में कुछ रूल्स भी आते हैं इसके रिगार्डिंग। तो 1999 का जो एक्ट है और 2002 का जो रूल्स है ना, इन दोनों का इन्फोर्समेंट एक ही तारीख को होता है और वो तारीख है 15 सितंबर 2003। ये याद रखिएगा। कहते हैं इंडिया में जो जीआई का लॉ इनैक्ट हुआ था ना, वेयर इज माय पेन, हाँ, इंडिया इनैक्टेड इस जीआई लॉ फॉर द कंट्री, क्यों किया था, टू इन्फोर्स नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इन कंपाइलेंस विद इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर ट्रिप्स। तो जब हमने ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडमार्क एक्ट हमारा नया बन के आता है वो क्यों आया, क्योंकि हमें उसे ट्रिप्स एग्रीमेंट के हिसाब से अलाइनमेंट में लाना था ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको अच्छे से
यूज़ कर सके, अप्लाई कर सके। तो वैसे यहाँ पे भी है कि हम इसको नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज लेकर आते हैं ताकि जो भी ट्रिप्स एग्रीमेंट में ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं उनके साथ हम इसको अच्छे से अलाइन कर सकें। जीआई कब आया फोर्स में, तो बता रहे हैं, देखो यहाँ पे फिर से 15 सितंबर 2003 को आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। कहाँ पे है ये चेन्नई में है। इसके जितने भी मतलब आपको जितने भी जीआई की बात करोगे आप, वो सबकी रजिस्ट्री कहाँ होने वाली है, वो चेन्नई में होने वाली है। तो हमने इंडियन लॉ के बारे में क्या पढ़ा, ये सुई जनरस सिस्टम है। ये सुई जनरस सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन है किसके लिए, जीआई सिक्योरिटी एज वेल एज जीआई प्रोटेक्शन इन पर्टिकुलर के रिगार्डिंग में। सुई जनरस का मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड या यूनिक नेचर का। तो लॉज कौन कौन से हैं जीआई के प्रिजर्वेशन के लिए, तो 1999 का हमारे पास एक्ट है, 2002 का हमारे पास रूल्स है, जो दोनों 15 सितंबर 2003 को इन्फोर्समेंट में आते हैं। इंडिया ने जब अपना जीआई का लॉ इनैक्ट किया था तो वो किया था टू इन्फोर्स नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इन कंपाइलेंस विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 22 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 22 किसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ट्रिप्स एग्रीमेंट का बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो भैया, प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये जो मार्जिनल नोट के बारे में मैंने शुरुआत में आपसे बात किया, ये आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया हुआ है। तो इस आर्टिकल में 4 क्लॉजेस दिए गए हैं। पहला क्लॉज बताता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि ये आइडेंटिफाई करता है, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, गुड्स को जो ओरिजिनेट कर रहे हैं कहाँ से, किसी भी टेरिटरी ऑफ कंट्री से, उसकी लोकेलिटी, उसके किसी भी रीजन से ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो उसको इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ वहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्वालिटीज है, उनको रिजेंबल करता है, उनके साथ एट्रीब्यूट करता है, ताकि आपको पता चल सके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। दूसरा बताता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रिस्पेक्ट में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो लोग कुछ लीगल मीन्स देंगे ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो प्रिवेंट कर सके दो चीज़ें। पहली बात कि जो नेचुरल प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जो ट्रू प्लेस ऑफ ओरिजिन है उस प्रोडक्ट का, उसको मिसलीड ना करे कोई। मतलब कोई भी प्लेस बनारस से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बनारस से ओरिजिनेट हो रहा है, अब लोग बता रहे हैं कि नहीं नहीं भैया ये तो कश्मीर से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब दूसरी जगह का नाम गलत तरीके से यूज ना किया जाए, इसके लिए लीगल मीन्स भी मेंबर कंट्रीज लेंगी इन रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दूसरा बताते हैं कि कोई भी अनफेयर कंपटीशन ना हो। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनफेयर कंपटीशन ना करे, इसको रोकने के लिए भी जो भी तरीके हैं वो कंट्रीज अपनी लीगल मीन्स जो भी उन्हें यूज करने वो बताएंगी। मतलब दूसरी कंपनी का नाम आप यूज कर रहे हो गलत तरीके से, तो इसको भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो आर्टिकल नंबर 10 का पेरिस कन्वेंशन का वायलेशन हो रहा है। तो एनी यूज विच कंस्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ अनफेयर, मतलब आप किसी प्रोडक्ट को इस तरीके से मत यूज करिए जिससे अनफेयर कंपटीशन हो, क्योंकि अगर अनफेयर कंपटीशन होता है तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज वायलेटिंग आर्टिकल नंबर 10 ऑफ द पेरिस कन्वेंशन। ठीक है। थर्ड बात करता है कि कोई भी मेंबर, चाहे वो एक्स ऑफिशियो हो लेजिस्लेशन का, सो परमिट्स और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी। तो दो लोगों की बात हो रही है, एक एक्स ऑफिशियो ऑफ इट्स लेजिस्लेशन और दूसरा बात हो रहा है कि इंटरेस्टेड पार्टी के रिक्वेस्ट पे क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, इनवैलिडेट कर सकते हैं क्या, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को जिसमें जीआई कंटेन्ड है या कंसिस्टेड है। तो ऐसे कोई भी ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज किया जा सकता है। दूसरा बोलते हैं जो भी प्रोटेक्शन की बात की है हम 1, 2, 3 में, शैल बी अप्लीकेबल अगेंस्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन although literally true as the territory, region or locality in which goods originate represent to the public originate in the entire country। तो कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो ये 1, 2, 3 में प्रोटेक्शन दिया गया है वो एप्लीकेबल होगा अगेंस्ट अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कोई भी ऐसा जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो ओरिजिनेट तो कहीं और हो रहा है लेकिन फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग कि ये कहीं और से आया है। मतलब दार्जिलिंग का टी दार्जिलिंग से ओरिजिनेट हो रहा है लेकिन उसको लोग मना करके बोल दें कि नहीं नहीं ये तो ताइवान से आया हुआ है। तो इस तरीके का जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगा इसके लिए आर्टिकल 1, 2, 3 को अप्लाई किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 22 बोलता है ट्रिप्स एग्रीमेंट का। समझ में आई बात।
रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं देखो रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो मैंडेटरी नहीं है। इंडिया में जीआई का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सेक्शन नंबर 20 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 20 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू इंस्टीट्यूट एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते टू प्रिवेंट और रिकवर डैमेज फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड जीआई। अगर आपका जीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ये 20 का सबसेक्शन 1 कहता है। 20 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कहते हैं नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम टू अफेक्ट राइट्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर पासिंग ऑफ। तो कहते हैं देखो अगर इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते अगर आपका जीआई रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे पासिंग ऑफ हुआ है तो आप रेमेडीज के लिए लीगल एक्शंस ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड ओनर है ना, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो जब चाहे तब इन्फ्रिंजमेंट के लिए रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा कि ये भी बताओ कि जीआई क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जैसे कल हमने ट्रेडमार्क पढ़ा था, तो ट्रेडमार्क किसके लिए होगा? मतलब मान लेते हैं कि मैं इस चैनल का जो नाम है या लोगो है इसके ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दूं, तो ये किसके लिए होगा? ये मेरी जो कंपनी या जो मेरा चैनल है या जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसके लिए होगा। तो ये एक तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी अपने लिए ट्रेडमार्क मांगती है तो वो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो होगा ना। लेकिन जीआई के लिए क्या है? तो जीआई एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, मतलब पूरी की पूरी ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले जीआई किस चीज को मिला था? दार्जिलिंग के टी को मिला था। तो अब ऐसा थोड़ी है कि कोई एक कंपनी है जो दार्जिलिंग में है और वही सिर्फ उस चाय का मतलब उत्पादन कर सकती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन अगर किसी भी चीज को मिलता है तो उस जियोग्राफी में जो भी लोग रह रहे हो, मतलब जो भी लोग उस प्लेस में रहते हैं वो सब उस चीज को यूज कर सकते हैं। मतलब दार्जिलिंग के टी को जीआई मिला है तो वहां पे जितनी भी नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो सब इस टैग को यूज कर सकती हैं। समझ में आ रही बात? तो जीआई क्या हो गया? पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने ट्रेडमार्क में 18 से 23 पढ़ा था रजिस्ट्रेशन। 18 में हमने पढ़ा कि आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देंगे, रजिस्ट्रार उसे एक्सेप्ट करे तो ठीक है, ना करे तो कोई बात नहीं है, वो रीजन रिकॉर्ड करेगा। तो सेक्शन नंबर 11 बात करता है जीआई एक्ट 1999 का, किसके बारे में? एप्लीकेशन के बारे में। रजिस्ट्रार चाहे तो एक्सेप्टेंस के बाद भी विड्रॉल कर सकता है, ये हमने सेक्शन नंबर 19 में पढ़ा था। यहाँ पे वही चीज सेक्शन नंबर 12 में बताई गई है। सेक्शन नंबर 13 बोलता है यहाँ पे कि आप एप्लीकेशन देने के बाद एडवर्टीजमेंट करोगे। एक जर्नल होता है, उस जर्नल में एडवर्टाइज किया जाता है। तो ऐसा हमने कहाँ पे पढ़ा था? सेक्शन नंबर 20 में पढ़ा था। अब बोलते हैं कि 21 में ट्रेडमार्क एक्ट के अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। वही चीज यहाँ पे 14 में बोल रहे हैं कि अगर किसी को अपोज करना है तो वो विद इन 3 मंथ्स जो है अपोजिशन कर सकता है। फिर सेक्शन नंबर 15 कहता है कि अगर आपको उस एप्लीकेशन में कोई भी करेक्शन करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ऐसा वहां पे किसमें बोला गया था? 22 में कहा गया था। और वहां के सेक्शन नंबर 23 बात करता है रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 बात करता है रजिस्ट्रेशन का। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बारे में फिर बोलते हैं कि हमने जीआई का जो है ये 10 साल का बता रहे हैं, और यही चीज हमने किस में पढ़ा था? ट्रेडमार्क में भी पढ़ा था कि 10 साल का होता है। वैसे ये इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है। आप 10 साल के लिए इसको रजिस्टर कराएंगे, फिर आप इसको रिन्यू कराते रहेंगे। तो वही यहाँ पे भी है, कह रहे हैं कि 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद आपको टाइम टू टाइम इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। फिर वहां पे भी बोला जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यहाँ पे 10 साल का हो गया, टाइम लिमिट पता चल गया आपको। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है वो कहाँ पे है? चेन्नई में है, ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन के साथ। ये हमने आगे भी पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो आप इसको ना तो लाइसेंस कर सकते हैं, ना ही आप इसको सोल कर सकते हैं, ना ही आप इसको साइन कर सकते हैं, ना ही आप इस पर ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ठीक है। फिर बोलते हैं कि ऑन द डेथ ऑफ ऑथराइज्ड यूजर ऑफ जीआई, अगर कोई ऑथराइज्ड यूजर है जीआई का तो उसके राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। हिज राइट इन रजिस्टर्ड जीआई विल ट्रांसफर टू हिज सक्सेसर, ऐसा सेक्शन नंबर 24 बोलता है। सेक्शन नंबर 25 बोलता है कि आप जीआई को एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करा सकते। जीआई रजिस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है? चेन्नई में है, विथ ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन। फिर बोलते हैं कि जो जीआई का रजिस्ट्रेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट बात करता है उन सारे पर्टिकुलर्स के बारे में जो कि
किससे रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो भैया, जो पर्टिकुलर्स हैं उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो इसमें आ जाता है नेम, ठीक है, नेम आएगा, डिस्क्रिप्शंस आएंगे, टेरिटरी आएगा, प्रूफ आता है, फिर इसके बाद आता है कि कहाँ कहाँ पे मतलब एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल के बारे में। तो सारे पर्टिकुलर्स जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं वो पार्ट ए में आते हैं, और पार्ट बी में आता है कि कौन कौन ऑथराइज्ड यूजर हैं उस रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, उनके डिटेल्स आते हैं, उनकी कंडीशंस, उनके ऊपर क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या ड्यूरेशंस हैं, क्या रिन्यूअल है, ये सब कुछ आता है आपके पार्ट बी में। फिर सेक्शन नंबर 3 जो है ना जीआई एक्ट का, वो बताता है रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। तो वो कहता है कि देखो भैया, जितने भी कंट्रोलर जनरल हैं कहाँ के, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के, उनको हम अपॉइंट करेंगे सेक्शन नंबर 3 के सबसेक्शन 1 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट में जो दिए गए हैं, उनको हम क्या मान के चलेंगे? रजिस्ट्रार मानेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन का। रजिस्ट्रार कौन? जिसके पास सेक्शन नंबर 11 में क्या जाएगा? एप्लीकेशन जाएगा। फिर बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन 10 साल के लिए होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। फिर बोलते हैं अगर मान लेते हैं किसी भी जीआई के लिए 2 या 2 से ज़्यादा ऑथराइज्ड यूजर्स हैं तो उनके को इक्वल राइट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9 की तरफ, जिसमें 7 ग्राउंड से ये क्वेश्चन पूछा था 2019 में। कहते हैं कि देखो भैया, ग्राउंड्स क्या क्या है ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन जीआई। तो कहते हैं कि देखो, कब जीआई देने से मना किया जा सकता है, क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं। तो कहते हैं जब हमें ऐसा लगे कि जो यूज करने वाले हो प्रोडक्ट्स को, वो कहीं ना कहीं डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम आपको मना कर देंगे कि हम इससे जीआई का टैग नहीं देंगे। यूज जिसकी वजह से कोई लॉ कॉन्ट्रेरी में आ रहा है, मतलब कोई भी चीज़ जो लॉ के अगेंस्ट है, तो उसको भी हम मना करेंगे। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें कोई ऑब्सीन मैटर या स्कैंडलस मैटर है, तो उसको भी मना किया जाएगा। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं आप, या किसी क्लास या सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स को हर्ट कर सकते हैं इंडिया के, तो उसको भी हम जीआई टैग नहीं देंगे। कोई भी ऐसा चीज़ जो कि जिसके लिए आपको लॉ में या कोड में प्रोटेक्शन एंटाइटल्ड नहीं है। फिर बोलते हैं कोई भी ऐसा जेनरिक नेम जो कि आप गुड्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, और उसको भी मना किया जाता है कि आप जेनरिक नेम नहीं यूज़ कर सकते। जैसा हमने उसमें भी पढ़ा था कि मेडिसिन के साइंटिफिक नेम्स को या कंपोजिशन को लेकर आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, वैसा यहाँ पे भी कह रहे हैं। विच ऑल्दो लिटरली ट्रू एज द टेरिटरी, रीजन, लोकेलिटी इन विच द गुड्स ओरिजिनेट बट फॉल्सली रिप्रेजेंट। ये सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज नंबर 4 के हिसाब से भी बता रहा है कि कहीं ओरिजिनेट कहीं हो रहा है और आप बता रहे हो कि ये कहीं और से ओरिजिनेट हुआ। तो ऐसे केस में भी अगर हमें पता चल जाता है कि बनारस की सिल्क की साड़ी को आप जाके बोलते हो कि ये केरला का है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसको मना कर सकते हैं कि हमको तो पता है कि भैया ये इसका ओरिजिन कहाँ है, तो आप हमें फॉल्सली रिप्रेजेंट ना करिए। रेमेडीज की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 22 इन्फ्रिंजमेंट की बात करता है। कहता है कि देखो भाई, जो भी रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन है वो तभी इन्फ्रिंज होता है जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन को मतलब वो मिसलीड करने की कोशिश करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट कहीं और से नहीं कहीं और से बिलोंग करता है। मतलब सेब रखा है आपके सामने, और कश्मीरी सेब की शक्ल थोड़ी अलग होती है, उसका स्वाद भी अलग होता है। अगर आप कश्मीर गए होंगे तो आपको पता होगा। तो आपको कोई मिसलीड कर रहा है कि नहीं ये कश्मीर का ही है, ये कश्मीर की ही पश्मीना शॉल है, इस तरीके से अगर आपको कोई मिसलीड करने की कोशिश करता है, तो ऐसे केस में भी आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन्फ्रिंज हो रहा है। तो यूज ऑफ सच इंडिकेशन बाय मीन्स इन डेजिग्नेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से गुड्स को कि वो इंडिकेट करता है कि ये फला फला ओरिजिन से है, लेकिन वो होता कहीं और से है, मतलब आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, इन्फ्रिंजमेंट कॉज किया। फिर बोलते हैं कि यूज ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन सच मैनर, ताकि उससे अनफेयर कंपटीशन हो या पासिंग ऑफ हो, तो ऐसे चीज में भी आप इन्फ्रिंजमेंट कॉज करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन नंबर 22 ऐसा बोलता है। तो ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। लिमिटेशन 3 साल की होती है आपके पास। रेमेडीज हमारे पास हमेशा 2 तरीके की होती है, एक सिविल होती है, एक क्रिमिनल होती है। तो सिविल एक्शन में कहते हैं कि आपके ऊपर मतलब सिविल एक्शन जब भी इन्फ्रिंजमेंट या पासिंग ऑफ से के रिगार्डिंग होगा किसी रजिस्टर्ड जीआई का, तो कहते हैं इंजंक्शन लग सकता है, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डैमेजेस ऑफ अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, डिलीवरी के बारे में बात हो सकती है। ऐसा हमने ट्रेडमार्क में भी पढ़ा था। और फिर क्रिमिनल में भी बोलते हैं कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा, 50,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन, और उसके साथ अगर स्पेशल केस होगा तो फाइन
इन स्पेशल केसेस कोर्ट में गिव फाइन लेस देन 50K। अगर कुछ स्पेशल केस है तो फाइन को थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं और इम्प्रिजमेंट 6 महीने से भी कम कर सकते हैं। तो क्रिमिनल केस में वही फॉल्सिफिकेशन कर रहे हो या फॉल्स एप्लीकेशन दे रहे हो आप जीआई का, तो क्रिमिनल एक्शन में भी आप रेमेडीज ले सकते हैं। आई होप यहाँ तक अगर आपने क्लास को अटेंड किया है तो आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, चाहे वो आप सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं चाहे पूरा कोर्स पढ़ने के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप चैनल को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना अगर मन करे, ना मन करे तो कोई दबाव नहीं है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।